ते हैं अंश 12.2.3 यानी कि अंश 3 पे। और आइए कविता की शेष पंक्तियों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि कवि ने सच से बेखबर सोए हुए आदमी को समय पर जागने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है। ये भी सही है कि सही समय पर अगर आदमी सचेत ना हो तो वो हड़बड़ाने लगता है। कवि इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबरा कर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से चलने में फर्क होता है। तो अभी इसमें कवि थर्ड स्टैंजा में क्या बोलते हैं कि आप ये भी पढ़ के जान चुके हो कि सोए हुए इंसान को उसको जैसे पवन को जगाने के लिए कहा गया है, सूर्य, पवन और पक्षी को। उसके बाद ये भी कहा गया है कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, हमको एक्चुअली में जिस तरह से काम को करना चाहिए उस ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि बेढंगी तरीके से आप कुछ भी कैसे भी करने की बस कोशिश करो, पर एक्चुअली में उस चीज़ के अंदर घुस के उसके अंदर अपने आप को डाल के कोई भी काम करना चाहिए। और कवि इस बात को भी बताते हैं कि घबरा कर भागने से कुछ नहीं होता है और मतलब तेज मतलब ऐसे घबरा कर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके ऐसे भागने से कुछ नहीं होता है। एक तेज गति से एक मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चलना अलग चीज़ होती है, एक नॉन यूनिफॉर्मली इधर उधर होना ये साइंस का पार्ट है वैसे तो मोशन चैप्टर का, बट हाँ इस चीज़ का कह सकते हैं कि इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता है। और एक्चुअली में हमारे लाइफ में जो चल रहा है हमें उसके हिसाब से देख के एकदम सोच समझ के, और इतना भी सोच समझ के नहीं कि मतलब सोचते समझते ही रह जाओ और काम ही ना हो पाए, मतलब दोनों को बैलेंस बना के अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा के काम करना चाहिए। जो भी काम करो आप, तेज गति का अर्थ तो ये सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर ना चूकना है। जो सही अवसर पर का भरपूर उपयोग करता है वही प्रगति करते हैं, और जो सही अवसर पर चूक जाते हैं वे लाख उठा पटक और माथापच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते। तो हमें इससे ये पता चलता है कि एक जो यूनिफॉर्म और नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल इन द सेंस तेज, एक तरह से एक पूरे हाई स्पीड में भी नहीं, बट एक कहते हैं ना कि जो उसकी स्पीड होनी चाहिए, जिस फोर्स के साथ, जिस एफर्ट के साथ कोई चीज़ करनी चाहिए, अगर उस तरह से हम कोई काम को करते हैं तो और उस तरह का माइंडसेट हमारे दिमाग में होता है तो हम कभी मतलब सही मौके का अपॉर्चुनिटीज़ लेने से चूकते नहीं हैं। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम उसका फ़ायदा लेते हैं और उसी से आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको हम सही टाइम पे नहीं ग्रैब करते तो हम कितना भी इधर उधर हो जाए, हम कितना भी कोशिश कर ले, हमको जो एक्चुअली में हमारी ज़रूरत होती है हम उसको कभी पूरी नहीं कर पाते। और चाहे हम माथापच्ची करते, कितना भी अपना सर पटक ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी एक बार चली गई उसके बाद, या फिर हमारा जो टाइम है वो हमारे हाथ से चला गया, उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। तो जब भी आपके पास टाइम है, जब भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक्ट करना सीखना चाहिए। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसीलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन और पक्षी से अनुरोध करता है कि वे समय के सच को पहचान सकने वाले व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा कर उसे क्रियाशील बनाए, यानी कि सक्रिय करें। तो इसीलिए ही वो उसको सही टाइम पे जगाने के लिए कहता है ताकि वो अपने सही पेस में, सही स्पीड में आगे बढ़ पाए और मतलब सोता ना रह जाए जिससे बाद में उसको घबराना पड़े। अब देखते हैं आगे का। आपने एक दिवसीय क्रिकेट मैच देखे होंगे। जब कोई टीम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू से ही रन औसत पर अपनी पकड़ बनाकर चलती है तो प्रायः कुछ ओवरों और बॉलों के शेष रहते ही वो विजय प्राप्त कर लेती है। दूसरी ओर शुरू में बहुत धीमे खेलने वाली टीम जब रन औसत का दबाव पड़ने लगता है तो कई अच्छे खिलाड़ी भी खराब शॉट खेलने के कारण कैच आउट या फिर रन आउट हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर वह टीम मैच में पराजय की ओर बढ़ जाती है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो
मतलब वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं, उसमें एक रन रेट नाम की चीज़ होती है। अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो रन रेट को जितने रन्स चाहिए होते हैं एक ओवर में, अगर उतना वो बनाए रखती है एक टीम, तो उसको क्या बोलते हैं, वो उस तरह से आगे अगर बढ़ती जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, और वो बिना प्रेशर के खेलती है तो वो ढंग से खेलती है। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे खेल रहा है या टुक टुक करके खेल रहा है, बहुत स्लोली खेल रहा है कि हाँ बाद में समय आने पर मैं छक्के चौके लगा दूंगा, तो और ज़्यादा रन रेट बढ़ता जाता है, उसके दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर में इंसान हमेशा मोस्टली गलत डिसीजंस लेता है। तो इट्स बेटर कि आप हमें खुले दिमाग में कैसे रहोगे, जब आप अपना काम सही टाइम पे कर लोगे तो फिर आपको ये नहीं होगा कि आपने कुछ मिस आउट किया है। आप अपना काम कर लो, बाकी छोड़ दो दुनिया पे कि हाँ अगर दुनिया को आपके साथ चलना है तो चले, ना चलना है ना चले, लेकिन आप अपने पेस में हमेशा बढ़ते रहो। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने आप को मत रोकना। और दूसरी ओर मतलब हाँ, इससे और जो पता चला कि जो रन रेट का दबाव पड़ा रहता है तो वो रन आउट, कैच आउट, ये सब ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके प्रेशर में आके वो गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। अब हम टिप्पणी पढ़ते हैं। घबराकर भागने और क्षिप्र गति में अंतर बताकर कवि ने समय और अवसर पर सचेत रहने का महत्व की बड़ी सरलता से स्पष्ट कर दिया है। तो इस समय पता चलता है कि किसी चीज़ को ना घबरा के नहीं भागना चाहिए और सही टाइम पे एक्ट करना चाहिए, और कोई भी चीज़ को ज़्यादा भी नहीं उसको उसका दबाव डालना चाहिए, या कोई चीज़ के पीछे ना घबरा कर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर से कुछ काम नहीं करना चाहिए, या एकदम बिना सोचे समझे भी मतलब कि हाँ जो हो रहा है होने दो, इस टाइप का भी नहीं करना चाहिए। अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उनको ग्रैब करना चाहिए, और जो आप कर सकते हो उतना ही करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बातचीत के लहजे में और कम और आसान शब्दों में गंभीर बात कहने की कला बहुत समर्थ कवियों में ही पाई जाती है। इस कविता में यह कला देखी जा सकती है, और इसमें ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि बहुत सिंपल वर्ड्स है, लेकिन उनका इम्पैक्ट, वो क्या क्या बताने की कोशिश करे, वो क्या समझाने की कोशिश करे, वो बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में और ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, या फिर इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही गई हैं, बहुत ज़िंदगी में काम आने वाली बातें भी कही गई है, वो भी बहुत से आसान शब्दों में। मतलब ऐसे कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, बट कि हाँ ये तो बस नॉर्मल सा उजगना है, ये करना है, बट एक्चुअली ये अंदर, इसके अंदर कितना ज़्यादा डीप मीनिंग घुसा हुआ है, और इस तरह से ही लोगों को आगे आगे काम करना चाहिए। अब है क्रियाकलाप 12.3। आपने ये पाठ पढ़ लिया है। इसमें निरंतर प्रयत्नशील रहने पर सफलता पाने वाले 2 उदाहरण क्रिकेट मैच और परीक्षा की तैयारी दी गई है। अब अपने आसपास के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे, उनमें से किसी एक विषय में लिखिए। अगर कि मतलब इस चैप्टर में आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं क्रिकेट मैच और परीक्षा की, जिसमें प्रेशर की वजह से आप कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाते हो, जो भी है। अब अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में आप कुछ भी ले सकते हो जिससे कि आपको पता चले, जैसे कि कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं, एक तो आई थिंक कुछ हीट के ऊपर भी मतलब कोई चीज़ें होती है ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ चीज़ केक का, ठीक है। तो चीज़ केक बनाते वक्त ना क्या होता है, उसको सारी जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स है उनको 23 डिग्री सेल्सियस पे शायद लाना होता है, और फिर ही वो चीज़ केक बन पाता है, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा हीट होगा तो भी वो नहीं बन पाएगा, और अगर उसको जैसे बोलते सपनों में खोए रहना, उस टाइप से अगर उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, वो ठंडा ही रहेगा तो भी वो नहीं बन पाएगा। उसको ऑप्टिमम जितना चाहिए उतने में ही अगर हम उस चीज़ केक को बनाएंगे तो ही वो चीज़ केक बन पाएगा। तो इसी तरह आप भी अपने आसपास से कोई भी एग्जाम्पल लेके उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं
12.3 पे भाव सौंदर्य। हाँ आई नो बहुत ज़्यादा हिंदुइस्टिक लग रहा है कि 12.3, पर कोई नहीं, पढ़ते हैं। आपने इसे जगाओ कविता को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, अच्छा कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है, एक्चुअली सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोई नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रकृति के उन उपादानों से व्यक्ति के अंदर जागृति का भाव पैदा करने का आग्रह किया है जो सृष्टि के आरंभ से ही स्वयं क्रियाशील है। सूरज रोज उदित होता है और अस्त होता है। वो संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाश देता है। जीवन के समस्त हलचल का वो स्रोत है। तो अब इसमें हमने इसको पढ़ा, इसके अंदर क्या बातें हैं उन चीज़ों को समझा और इस चीज़ को बहुत इन्जॉय भी किया। तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में, नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में बताकर हमको हमारे अंदर एक चीज़ को जगाने की कोशिश की है। और हमारे अंदर के जो इंसान सो रहा है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो सुन पड़ गया है, जो सोचता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उस चीज़ के अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश की है और उस चीज़ को हमारे अंदर कर्म करने की भावना को डालने की कोशिश की है। केवल भावना को डालने की नहीं, एक्चुअली में हमको कर्म करने की प्रेरणा भी दी है। और कहते हैं कि जी मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो हमको चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जैसे कि हम सूरज का उदाहरण देते हैं कि सूरज हर दिन उगता भी है और अस्त भी होता है, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। और इसीलिए और जो उसका काम है वो करता है। उसका काम है लोगों को ऊर्जा देना, उसका काम है लोगों के ज़िंदगी में प्रकाश फैलाना। वो काम करता है, वो हर जगह अपनी किरणें बिखेरता है और पूरे जहान को आलोकमय कर देता है। और इसी तरह वो सारे जीवन को सक्रिय कर देता है, उसके अंदर जान डाल देता है। उसके बाद है कि जैसे पवन है तो वो क्या करती है, हवा निरंतर चलती रहती है, वो भी संसार को जीवन प्रदान करती है। यह तो आप जानते हैं कि पक्षियों के कलरव प्रातः काल से ही जीवन की गीत सुनाता है। तो अभी हवा क्या करती है कि वो हर जगह बस चलती रहती है और वो कभी रुकती नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि हमको भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी एक फेज में हमारे लाइफ के रुकना नहीं चाहिए। हमको अपना काम करने में कोई पीछे मतलब थोड़ा सा भी ये कह सकते हैं कि हमें अपना काम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी आगे जो हमारे लिए लाइफ ने रखा हो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर पक्षी होते हैं वो जो सुबह सुबह अपने मीठी आवाज़ें निकालते कलरव करते हैं, तो और वो हमें अपने जीवन का गीत सुनाते हैं और इसी से ही जीवन शुरू होता है इस धरती पर। इस तरह सोए हुए या समय की गति को ना पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए ये उचित माध्यम है। और इसीलिए ही एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में सोया हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे, वो अपनी ज़िंदगी के मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम से डर के बैठा है, तो उस इंसान को एक्चुअली अपने प्रॉब्लम से लड़कर फेस कर काम करने के लिए उनको इंस्पायर कर रहा है आदमी को, और उसको पहचानने वाला आदमी को जगाने और क्रियाशील बनाने का संदेश दे रहा है। और फिर जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है। ज़रा सोचिए मात्र इतना कह देने भर से कि वो सौंदर्य कहाँ है कि सोते मत रहो, जागो या सपनों की दुनिया से निकलो और कर्म में लगो। क्या इस कविता को पढ़कर आपने ऐसा ही महसूस किया? कवि ने यहाँ अपनी कल्पना और जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है। तो इससे हमको पता चलता है कि मतलब कवि ने एक्चुअली में अपने आसपास जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसको हमारे साथ शेयर करने का काम किया है। और इस तरह वो हमको बताते हैं कि वो केवल इतना अगर बोल देते कि सो मत जाग जाओ
तो शायद इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन उसको जो इस तरह से बोला कि मतलब जितने सब ऑलरेडी सजग प्राणी हैं या फिर सजग चीज़ें हैं जैसे कि हवा और सूरज, तो उन सब को अगर बोलेगा तो वो उससे प्रेरणा लेके एक इंसान भी जगेगा। और इस कविता के बारे में आगे पढ़ते हैं कि कवि ने प्रगति का अर्थ भी बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। प्रगति हड़बड़ाहट में भागने से नहीं होती, बल्कि विचार पूर्वक स्थितियों को समझकर उनका आंकलन करते हुए सही दिशा में प्रयास करने से होती है। इसके लिए आदमी को निरंतर सजग और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। तो इंसान को हमेशा जगे रहना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअली में मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीज़ विश्वास करके और उसी में बस सोए पड़े हो, आप एक्चुअली में नहीं देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स है, आप उनको कैसे हटा सकते हो। तो इसीलिए और कैसे अपने लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए भी बात की है कि सक्सेस तब नहीं मिलती जब आप परेशान होकर कोई काम करते हो। सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप एक्चुअली में कोई चीज़ को सोच समझ कर और कहाँ कौन सा डायरेक्शन सही है उस चीज़ में आप अपना ध्यान लगाते हो। एक जगह मैंने पढ़ा था कि आप कितना स्पीड से काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, या फिर आप कितने एफर्ट लगा के काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आपका डायरेक्शन जहाँ है आपको उधर काम करना चाहिए। आप बाकी दुनिया में अगर फंसे पड़े हो तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके बिना भी ये दुनिया चल रही थी आपके और चलती ही रहेगी। और हम सोच नहीं पाते, हम अपने कह सकते हैं कि अपने भावनाओं में इतने घुस जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ है और हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने इसी तरह आम जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अनेकानेक साधारण सी लगने वाली बातों को अपनी कविता के विषय बनाया है। वे सहज मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने आसपास के जीवन में लोगों को देखा कि वो किस तरह से एक चीज़ करना चाहते हैं और एकदम उससे उल्टी ही काम कर रहे होते हैं। मतलब सोचो कि एक इंसान बैठ के इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन वो सुबह सुबह बैठ के म्यूज़िक बजा रहा है। तो हाँ, अच्छी बात है, आपको थोड़े टाइम के लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको उसी चीज़ में अपना एफर्ट्स, टाइम और अपना ध्यान डालना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमको मानव के संवेदना का पता चलता है। अब हम आते हैं भाषा सौंदर्य पे। इसी जगह कविता को पढ़ते हुए आपने अनुभव किया होगा कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। अन्य कविताओं की तुलना करने पर हम पाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र कविता में चमत्कार पैदा करने के लिए अप्रचलित और संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते। प्रचलित शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से ही वे बड़ी बड़ी बातों को कह देते हैं। उनकी एक कविता में कवि को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो अब हम भाषा के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं कि इसी जगह कविता में उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए जो कि बहुत हार्ड है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है और जिसको बारे में सोच सोच के ही माइग्रेन हो जाता है। ऐसे उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो कि एक्चुअली में किसी को इंस्पायर कर सकते हो और अब बहुत इजी है समझने के लिए। क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ इजीली समझ नहीं आती है ना तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ही ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में उस चीज़ को नहीं समझ पाते। मोस्टली बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हमको, मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, और जो चीज़ हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती है ना वो हम आराम से समझ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमको लगता है कि हाय ये क्या मुश्किल सा है और कुछ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे अरे ये तो हमसे ना हो पाएगा करके लगता है। तो क्योंकि उन्होंने इतने इजी वर्ड्स यूज़ किए हैं ना तो हम लोग इसको आराम से समझ पाते हैं। तो उन्होंने एक और कवि को ये बोला है कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ तो उस तरह से लिख। मतलब जैसे मैं इजीली वर्ड्स को यूज़ करके किसी को भी इंस्पायर कर देता हूँ, किसी के भी ज़िंदगी में मोटिवेशन ले आता हूँ, उसी तरह तू भी उस तरह से ही लिख। मतलब उस तरह से इजी वर्ड्स को यूज़ करके उस तरह डीप मीनिंगफुल बातें तो बोल, लेकिन एक्चुअली में वर्ड्स बहुत सिंपल हो, जो शब्द का प्रयोग करो वो बहुत ही आसान हो। तो और उसके बाद ये होगा कि तुम मुझसे भी बड़ा दिखेगा, मतलब तुम मुझसे भी ज़्यादा आगे काम कर पाएगा।
जिस तरह आम आदमी बोलता है उस तरह की भाषा में उच्च कोटि की कविता करना अत्यंत कठिन काम है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे निरंतर आम बोलचाल की भाषा में ही जनता की संवेदना और भावों को व्यक्त करते रहे। वे भाषा की सादगी के समर्थ कवि हैं। तो हमें पता चलता है कि जिस तरह से नॉर्मली एक इंसान बात करता है और उसी तरह की भाषा का यूज़ करना और एक उच्च कोटि का कवि के तरह से उन्होंने काम किया। और ये काम करना नॉर्मली एक इंसान के लिए इजी नहीं होता। वो नॉर्मल भाषा को मतलब कहते हैं ना कि सुंदर लगने वाली आकर्षक टाइप की भाषा को तो कोई भी अपना कर कविताएं लिख सकता है, लेकिन जो नॉर्मल बोलचाल की बातों वाले जिसमें हम बात करते हैं उस टाइप के शब्दों को यूज़ करके कविता लिखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस चैलेंज को मतलब स्वीकारा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। उन्होंने नॉर्मल जो भाषा हम जिससे बातचीत करते हैं उसमें ही इतनी सारी भावनाएं भर के और उनको व्यक्त करने की कोशिश की और उन्होंने भाषा में सादगी का समर्थन किया। मतलब भाषा में जितनी सिंप्लिसिटी होगी उतना ही लोगों को वो चीज़ और अच्छे से समझ आएगा। उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान रखा। आपने इस कविता में संबोधन पर ध्यान दिया। भाई सूरज इसे जगह लगता है जैसे कवि अपने किसी बहुत ही आत्मीय से बात कर रहे हैं। भाई के साथ संबोधन हिंदी बोलने वाली जनता की आम शैली है, जैसे भाई खाना हो गया, भाई तुम भी तो कर सकते थे। तो इस तरह से वो भाई कह के हम मतलब उस सबको बुला के बहुत ही अपनापन जता रहे हैं, बहुत ही ऐसा कर रहे हैं कि ये मेरे नियर एंड डियर वन ही हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह से बात करना है। फिर आता है कि कवि ने सूरज के पर्यायों दिनकर, मार्तंड, सविता आदि का प्रयोग ना करके सूरज ही लिखा, जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा है। इसी प्रकार पंछी आदि भी आम बोलचाल के शब्द हैं। हाँ, तो इसमें और एक चीज़ हमने ये नोटिस कर सकते हैं कि इस भाषा में उन्होंने बहुत सारे इजी वर्ड्स यूज़ किए। ऐसे तो भाई दिनकर इसे जगह इस टाइप से कुछ नहीं लिखा, और उन्होंने एक्चुअली में जो हम नॉर्मल बोलते हैं, हाँ सूरज उग गया है, सूर्य उठ चुका है, इस टाइप के वर्ड्स ही यूज़ किए हैं ताकि क्योंकि वो हम नॉर्मल लाइफ में अपना बहुत यूज़ करते हैं। और पंछी और ये सब भी हमारे नॉर्मल लाइफ के वर्ड्स ही हैं। तो इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ करेंगे तो हमको इस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। और फिर कविता में बातचीत की शैली अपनाई गई है और कवि मानो सूरज, हवा और पंछी से जो उसके नितांत अपने हैं, अपने ही साथी को जगाने का अनुरोध कर रहा है और फौरन जगाने के कारण बताकर उन्हें तर्क संगत ढंग से समझा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वो कवि कह रहे हैं कि अपना जो काम है उसको करने की कैसे कर सकते हो वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कवि बोल रहे हैं सूरज, हवा और पंछी से जो कि अपना काम निरंतर करते रहते हैं, उन्हीं से ही वो अनुरोध कर रहा है जो कि हमेशा हर इंसान के साथ रहते हैं कि अगर आपने इन लोगों को नहीं जगाया, और ये सब चीज़ें तर्क संगत ढंग से समझा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कि बस बता दिया कि सूरज ये सब इनको जगह, उसके साथ क्यों जगाने की बात कर रहे हैं और क्यों वो अपने जो बात कर रहे हैं उसका रीज़न भी बता के कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओस्ट हो जाता है कि हमको हाँ क्यों जागना चाहिए, या जैसे सूरज उगता है तो उससे प्रेरणा क्यों लेनी चाहिए। इन सब को बात का मतलब हमें तभी पता चलता है क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया कि हमको ये चीज़ क्यों करनी है। जब तक इंसान को पता नहीं होता ना कि उसको कोई चीज़ क्यों करनी है तो वो उसको हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है तो वो उसको एक्चुअली करने के लिए अपना टाइम देता है, अपने एफर्ट्स देता है। तो इस तरह से हुआ हमारा शायद चैप्टर कंप्लीट। आई डोंट थिंक इसके आगे है। यस, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई रियली होप आपको ये समझ आया हो, और होपफुली नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं आपको। ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन।